नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक पार्ट फर्स्ट का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ। साथियों, आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3/4, 7/8, 11/12, 3/4, 7/8 और 11/12 का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि एचसीएफ फाइंड करना है। किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ जब निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूले बने हुए हैं। आपको यहाँ पर फ्रैक्शन दी गई है 3/4, 7/8 और 11/12। एलसीएम की स्थिति और एचसीएफ की स्थिति में दो अलग अलग फार्मूले हैं। यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया है, एचसीएफ का फार्मूला लिख लेते हैं। एचसीएफ में आपके जो न्यूमरेटर हैं, जितनी फ्रैक्शन दी गई है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उनके न्यूमरेटर अंश को आप एचसीएफ निकालेंगे तो 3, 7 और 11 इन तीनों का आपको निकालना है एचसीएफ। और इसके बाद 4, 8 और 12, 4, 8 और 12 का 4, 8 और 12 का आपको निकालना है एलसीएम। हमेशा ध्यान रखना, जिसका यदि मान लीजिए आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में एचसीएफ को रखेंगे, यदि आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में एलसीएम को रखेंगे। ठीक है, चलिए 3, 7 और 11 का एचसीएफ क्या होगा। 3, 7 और 11, 3, 7 और 11 इन तीनों में आप देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है क्या। हम 3 को लिख सकते हैं 3 × 1, 7 को लिख सकते हैं ओनली 7 × 1 और 11 को आप लिख सकते हैं 11 × 1। इसका अर्थ है कि इन तीनों के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देन आपका यहाँ पर एचसीएफ सीधे सीधे 1 हो जाएगा। इसके बाद 4, 8 और 12 का एलसीएम। ठीक, 4, 8 और 12 ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में ही करना है, बहुत तेजी से करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र आपके पास 30 सेकंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप इस पर खर्च नहीं कर सकते। 4, 8 और 12 का यदि आपको एलसीएम निकालने कहा जाए तो आपको सबसे पहले बड़ी संख्या देखना है। बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी नंबर आपकी इन तीनों में 12 है। ये डेफिनेट तय है कि 4, 8 और 12 का एलसीएम या तो 12 होगा या 12 का कोई मल्टीप्लाई होगा। वह नंबर होगा जिसके अंदर 4, 8 दोनों से भाग चला जाए, वह नंबर 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो आप मल्टीप्लाई में देखें तो आपको पहला ही नंबर मिल जाएगा 24। इस 24 में आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाता है 24। 1/24 आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 22 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। वापस हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, दूसरा पेन का यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर। यह आपका आंसर नंबर 23। अब आपको निकालना है एलसीएम इन फ्रैक्शन का। तो 3, 7 और 11 का अभी मैं आपको फार्मूला दिखा चुका हूँ। आप यहाँ पर यदि एलसीएम लेते हैं देन आप यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे अंश में। तो यहाँ पर आप 3, 7 और 11 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसके बाद 4, 8 और 12 का 4, 8 और 12 का निकालेंगे एचसीएफ। ये हो गया 3, 7 और 11, 3, 7 और 11 का एलसीएम। अभी जस्ट हमने देखा कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। 3 को आप 3 × 1 ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, 7 को 7 × 1 और 11 को 11 × 1। देन आपको इस स्थिति के अंदर इन सभी का 3 का, 7 का और 11 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। 3, 7 और 11 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 231। और 4, 8 और 12 का आपको निकालना है एचसीएफ। तो 4, 8 और 12 के एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है आपका 4 आपका सबसे छोटा नंबर है। अब आपको यह देखना है कि क्या 4 से 8 डिवाइड है? यस,
4 से 8 डिवाइड है, क्या 4 से 12 भी डिवाइड है, यस डिवाइड है। देन फाइनली आपका जो HCF है वो 4 ही होगा या फिर 4 का कोई फैक्टर होगा, 4 से बड़ा नंबर इसका HCF नहीं होगा, ठीक है। देन फाइनली आप यहाँ पर सीधे सीधे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि इसका HCF 4 होगा। तो आपका यह आंसर आता है 231/4 231/4। देखते हैं यहाँ कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है 231/4 और यह आपका राइट हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, 4√2। मैं आपको रीजन भी दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। 4√2, 3√2 और साथ में 5√3, ये 3 नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इनका आपको निकालना है LCM। LCM निकालना है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 2 ऑप्शन दब गए हैं, मिसप्रिंट हो गई है। अब इसका आप LCM यदि निकालने जाएंगे तो इसका LCM नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? समान प्रकृति के नंबर, ये सारे दी गई है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं समान प्रकृति की होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? समान प्रकृति की होना चाहिए। यदि समान प्रकृति की नहीं है देन उनका LCM नहीं निकल पाएगा। कारण उसका यह है कि यहाँ पर √2 और यहाँ पर √3, इस कारण से यह असमान प्रकृति की हो जाती है इस √3 के कारण। तो हम इसे यहीं पर स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया गया भी है आपको कि यह संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, यह एक IMP क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 14 करनी 2, एक बार में समझ लेना, 14√2। इसके बाद नेक्स्ट दिया है आपका 6 इसे 6 लिख देते हैं, 6√8 और नेक्स्ट है आपकी नंबर 8√18। इनका आपको इन तीनों का निकालना है LCM, ठीक है। अब आप इनको सिंप्लीफाई करके लिखिए। 4√2 को आप क्या लिख सकते हैं? 4√2 को और बेहतर तरीके से क्या लिखा जा सकता है? 14√2 को आप 14√2 ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ √2 से बाहर आने के लिए कुछ भी नहीं है। 6√8, इसे आप और सिंप्लीफाई करके लिखना अगर चाहें तो 6 और √8 के अंदर आप इसे लिख सकते हैं 2 × 4, 4 दूना 8, ठीक है। अब आप 4 को √ से बाहर ला सकते हैं तो ये आपके 2 के रूप में बाहर आएगा। तो ये हो गया आपका 6 × 2 √2, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि 4 √ से बाहर कैसे आएगा। 4 को आप लिख सकते हैं 2 to the power 2 और ये √1/2 की पावर में होता है। देन पावर कटने के बाद आपका 2 बच जाता है, तो यहाँ हो गया 12√2, ओके। तीसरा है आपका 8√18। इसे और क्या बेहतर लिख सकते हैं आप? इसे आप लिख सकते हैं 8 और √18 को 9 × 2 लिखा जा सकता है। हमने इसे समान प्रकृति का बना लिया है, यह बने बनाए नहीं थे, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है। तो यहाँ पर आप 8 × 3, ये जो आपका 9 है इसे √ से बाहर लाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये √2। अब यहाँ 8 या 24 और √2, इस प्रकार से एक नंबर यह है, एक नंबर यह है और एक नंबर आपका यह वाला हो गया। चलिए इनका निकालना है हमें LCM। 14√2, 12√2 और 24√2। तो √2 तो आपका वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अब आपके पास नंबर बचते हैं क्या? आपके पास बचते हैं 14 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 24। इन तीनों का आपको निकाल लेना है LCM। अब हम देख चुके हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है? 24 है। 24 या फिर 24 का कोई मल्टीप्लाई ही इसका LCM होगा। तो 24 को यदि आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आपके पास मिलता है यहाँ पर 48। 24 × 2 48। क्या 48 में 12 का भाग जाता है? यस जाता है। क्या 14 से इसमें भाग जाता है? तो नहीं जाता है। इसका अर्थ है कि थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ना होगा। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 168।
168 वो नंबर है 24 का मल्टीप्लाई गुणज, जिसमें 12 और 14 दोनों का भाग चला जाता है। और आप इसको एलसीएम में कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, एलसीएम निकाल भी सकते हैं। जितना फास्ट आप यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे उतना फास्ट आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 168 √2 इसका फाइनली एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम इस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं का निकाला जाता है। आपके पास यदि क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, तो यहाँ पर इस प्रकार से ही उसे अरेंज करके दिया जाएगा। उसे सिंप्लीफाई करके समान प्रकृति के, समान नेचर के आपको परिमेय संख्याएं तैयार करना होगी। उसके बाद आप बड़ी ही आसानी से इसका एलसीएम निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा गहराई से थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे तो इसका आंसर यहीं पर आपको दिखाई दे जाएगा। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है, कोई ऐसा नंबर है जिसमें 11 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो वह अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार की होगी। ठीक है, कोई नंबर है, इसे ऐसे समझते हैं, एक नंबर है, यह नंबर आपका 11 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाता है। इसका अर्थ है कि यह नंबर आपका एलसीएम है। यह क्या है? एलसीएम है। तो वह किस प्रकार का होगा? अब आपको 11 और 13 से यदि डिवाइड हो जाती है, तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि 11 और 13 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? इन दोनों को आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 11 गुणित 1, और 13 को लिखा जा सकता है 13 गुणित 1। इनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देन इनका जो एलसीएम होगा वह 11 और 13 का मल्टीप्लाई ही होगा, डेफिनेट। अब उसके नेचर कैसी होगी? देखिए आंसर में 11 डिवाइड 13 गलत, 13 माइनस 11 गलत, 11 गुणित 13 से विभाज्य, तो आपका यहाँ पर 11 इंटू 13 से विभाज्य, यह आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ऐसा आप क्यों सोचेंगे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 11 इंटू 13 से विभाज्य ही इसका आंसर होगा। उसका कारण है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स में शब्दों का जाल है। ठीक है, आपको हर शब्द की डेफिनेशन पता होना चाहिए। कोई भी नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो कहीं पर, आप मैथ से पढ़ रहे हैं, देन आपको उसका मीनिंग सर्च कर लेना चाहिए, क्या मीनिंग है, और याद रखना चाहिए। दो परस्पर ऋण संख्याओं का गुणनफल 77 है। यहाँ पर ऋण शब्द का उपयोग किया गया है कि ऋण क्या है, ऋण क्या है। अभी देखते हैं उनका महत्तम समापवर्तक निम्नलिखित में से क्या होगा। दो परस्पर आपस में ऋण, ऋण से अर्थ होता है अभाज्य। क्या होता है? अभाज्य। इसका अर्थ है अभाज्य। ऐसे नंबर हैं जो कि अभाज्य हैं, तो दो परस्पर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है। अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है आपको पता है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। उसके बाद आपकी यहाँ पर 11 आ जाती है और 13 आ जाती है। इस प्रकार के जो नंबर हैं वो आपके होते हैं अभाज्य संख्याएं, जिनमें किसी और संख्या का 1 के अलावा भाग नहीं जाता है। तो ऐसे दो नंबर हैं, एक a है और एक b है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किया जाए तो आ जाएगा 77। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट हम 11 और 13 वाले में देख चुके हैं कि वे दोनों नंबर भी ऋण संख्याएं थी। कैसी थी? ऋण थी, अभाज्य संख्याएं थी। इसी प्रकार से यह दिया गया है कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 77 है और आपको महत्तम ज्ञात करना है। अब ऋण होने के कारण, अभाज्य होने के कारण इसकी प्रकृति क्या बनती है? ये जो a है और ये b है, इन दोनों के बीच में एक बात तो बिल्कुल तय है। क्या है? एक बात जो तय है वह यह है कि कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। क्या है? कॉमन गुणनखंड इन दोनों के बीच में नहीं है। अब जब इन दोनों के बीच में कॉमन गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा, एक को
छोड़कर हम ऐसा लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक को छोड़कर, ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़कर, तो उसका एचसीएफ क्या होगा? उसका एचसीएफ होगा 1। क्या होगा? 1। यही शब्द सिर्फ आपका आंसर की तरफ ध्यान ले जाएगा। रूढ़, रूढ़ मतलब अभाज्य। यदि अभाज्य है दो संख्याएं, आपको मैं कहूं कि 11 और 13 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो सीधे सीधे आपका 1 होगा। हम ये कहें आपसे कि 7 और 13 का आपको एचसीएफ निकालना है, हो जाएगा 1। 7, 13, 7, 11 और 13 का एचसीएफ निकालना है, हो जाएगा 1। क्योंकि ये सभी नंबर अभाज्य संख्याएं हैं, इनकी कोई भी एक को छोड़कर कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 27 आपका कंप्लीट होता है। चलिए, इसके बाद बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। बड़े ही ध्यान से समझिए। और साथियों, आप इन वीडियोस को यदि देख रहे हैं तो आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अधिक मेहनत करके बेहतर वीडियोस, बेहतर कंटेंट लेकर आऊँ। क्वेश्चन नंबर 28, दो संख्याओं का महत्तम 14 है और इनके बीच का अंतर 14 है। यहाँ पर उनका एचसीएफ दिया गया है, दो नंबरों का क्या दिया गया है? एचसीएफ दिया गया है 14, और उनके बीच का अंतर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस वह भी 24 है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए और बी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 24 है। जितना बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को समझेंगे उतना ही जल्दी आप आंसर पर तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है, वे संख्याएं हैं। यहाँ पर ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब 84, 98 को देखें तो अंतर आपको 14 दिखेगा। 84, 96 को देखें तो इसमें क्या अंतर 14 दिख रहा है क्या? पहले ये देखिए आप, ये 14 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसमें अंतर 12 का है। ये 56 और 84 देखो, इसमें अंतर आपको क्या दिख रहा है? अंतर आपको दिख रहा है क्या 14 का? 14 का डिफरेंस है क्या? नहीं है। इनमें से कोई नहीं, तो आपके पास ऑप्शन ए ही बचता है मात्र, जिसे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन में मान लीजिए आपको इस प्रकार के और भी ऑप्शन मिल जाते हैं ए की तरह ही, फिर क्या करते हैं? तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ए और बी का एचसीएफ 14 दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि उन नंबरों के पेयर आपके क्या क्या हो सकते हैं? वे हो सकते हैं आपके 14 और 28, यह भी एक हो सकता है। इसके बाद आगे देखें तो आपका 28 और 42 हो सकता है। इन दोनों के बीच में भी आपका 14 का ही डिफरेंस है। इसके बाद आगे चलें तो इस प्रकार के कई नंबर मिल सकते हैं आपको। 42 और 56 यह भी आपका हो सकता है। इनके बीच में भी आपका जो है, तो एक इधर से आगे बढ़ते जाइए। 28 यहाँ ले गए, ये 42 यहाँ ले गए। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर 14 का डिफरेंस दिखता जाएगा और इनका एचसीएफ 14 ही होगा। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 84 और 98, इस सीरीज को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको यह मिल जाएगा। तो यह आपका एचसीएफ, हमेशा याद रखिए आप एचसीएफ के अंदर ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। इसके लिए एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी नंबर है, उन नंबरों का आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ का उन दोनों नंबरों के अंदर, मान लीजिए 84 है, 98 है, तो इन दोनों के अंदर भाग चला जाएगा। उन नंबरों के अंदर एचसीएफ का भाग चला जाएगा। और एचसीएफ कैसा नंबर होगा? 84 और 98 जो भी दो नंबर दिए गए हैं उनमें या तो सबसे छोटा नंबर या उसका कोई कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पर 14 ही बनता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसमें कॉमन फैक्टर 14 ही आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई भारी भरकम रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 29 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर
30 को एकदम डिटेल में आपको बहुत ही लॉजिकल समझाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 और 30 को कैसे सॉल्व करेंगे यह देखिए। आई होप कि इतना विषय आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। साथियों, आप चैनल के साथ नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और सभी आपके दोस्तों में इन वीडियोस को सजेस्ट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।